दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं 5G स्पेक्ट्रम के बारे में बात करूंगा, ऐसा बैंड जिसका डिमांड तो बहुत था पर सर्विसेज जो है डिप्लॉय नहीं हुआ। और यहां तक की हालत ये हो गया कि डीओटी जो है ऑपरेटर्स के ऊपर में पेनल्टीज लगाने की सोच रही है। वो कौन सा बैंड है? वो 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड है। अब दोस्तों 26 गीगाहर्ट्ज इज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। अब इससे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी के कारण इसका कवरेज बहुत ही कम होता है, आपको पता होना चाहिए। और ऐसा तो नहीं था कि टेलकोस को पता नहीं था कि कवरेज इसका कम है। इसके बावजूद भी टेलकोस ने खूब सारा स्पेक्ट्रम लिया 26 गीगाहर्ट्ज में। फॉर एग्जांपल रिलायंस को देखिए 1 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, भारती को देखिए 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, और वोडाफोन ने भी बहुत सारे सर्कल्स में बहुत ज्यादा स्पेक्ट्रम लिया। फॉर एग्जांपल केरला में 800 लिया, गुजरात में 450 लिया। ऐसे करके आप मेरे वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। और बीएसएनएल को सरकार ने 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम दे दिया। अब दोस्तों दो मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो यह है कि इन्होंने लिया क्यों इतना स्पेक्ट्रम, जबकि पता था इसके अंदर में इकोसिस्टम नहीं है। साउथ कोरिया ने तो यह स्पेक्ट्रम वापस कर दिया था जब हमारा ऑप्शन हो रहा था, है ना, क्योंकि इसका कवरेज इतना खराब है और इसके अंदर में जो डिवाइस इकोसिस्टम है वो इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि महंगे डिवाइसेस हैं इस स्पेक्ट्रम बैंड के अंदर में। अब जो हुआ है दोस्तों, क्योंकि रोल आउट ऑब्लिगेशन जो है डीओटी ने अपने ऑक्शन के डॉक्यूमेंट के अंदर में मेंशन किया था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, इसके अंदर में रोल आउट ऑब्लिगेशन मेंशन है, यहाँ पे देखिए, है ना। फेज 1 का तो ऑपरेटर्स ने फैनफेयर से मीट कर लिया, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड रोल आउट ऑब्लिगेशन था। इसमें लिखा था फेज 1 बाय एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कमर्शियल लॉन्च of services anywhere in the LSA और minimum number of towns to be covered per LSA is 1। उसके बाद फेज 2 जो है थर्ड ईयर, जो कि अभी खत्म होने वाला है, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ बेस स्टेशन कैटेगरी ए में जो है 240, कैटेगरी बी में 150 और कैटेगरी सी में 80। और कितने जो है मतलब टाउन्स जो होगा वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है पर एलएसए। कैटेगरी ए में 2, कैटेगरी बी में 1 और कैटेगरी सी में। उसके बाद फेज 3 में और फिफ्थ ईयर में ये नंबर्स आपके सामने अवेलेबल है। अब ये नंबर्स जो है दोस्तों, ये बहुत ही माइल्ड रोल आउट ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं है। टीआरए ने तो इसका बहुत ज्यादा रोल आउट ऑब्लिगेशन रिकमेंड किया था, डीओटी ने इसको काफी डाइल्यूट कर दिया। अब ऑपरेटर ने इस रोल आउट ऑब्लिगेशन को भी नहीं मीट किया। अब इसके कारण क्या हो रहा है दोस्तों कि अगर आप जाएंगे एनआईए के पेज में जहां पे लिक्विडिटी डैमेजेस की बात हो रही है, वहां पे लिखा गया है कि नो एक्सटेंशन इन द प्रेस्क्राइब ड्यू डेट विल बी ग्रांटेड। डीओटी कोई एक्सटेंशन देने वाले नहीं है। अगर डिले होता है तो लिक्विडिटी डैमेजेस जो है पे करना पड़ेगा, और यहां तक कि सरकार स्पेक्ट्रम को वापस ले सकती है अगर एक साल तक एक पर्टिकुलर फेज का रोल आउट नहीं होता है। उसका मतलब ये थर्ड फेज का जो रोल आउट है, अगर एक साल और डिले हो जाता है तो डीओटी में, इसमें देखिए वर्ड में लिखा हुआ है, मे टेक बैक स्पेक्ट्रम। ये देखिए टेक बैक स्पेक्ट्रम। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि चलिए ठीक है भैया, डीओटी को स्पेक्ट्रम लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना महंगा स्पेक्ट्रम नहीं था। ये कितना स्पेक्ट्रम था? रिलायंस जियो ने कितना खर्चा किया, मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको पता चलेगा कि स्पेक्ट्रम का वैल्यू कितना था। ये देखिए रिलायंस जियो ने यहाँ पे ये रहा, इसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे भारती का देख लेते हैं। भारती ने इस स्पेक्ट्रम बैंड में 122 में कितना लिया था? करीब 5.6K, मतलब 5,600 करोड़। ठीक है। रिलायंस जियो ने करीब 7,000 करोड़ खर्चा किया होगा। मैं जरा देख लेता हूँ रिलायंस जियो का कितना है। एक मिनट, ये हटा देते हैं और रिलायंस जियो रहा है, इसको वन क्लिक कर लेते हैं। और अगर आप देखें रिलायंस जियो का कितना था, हाँ 7,000 करोड़ था। और वोडाफोन आइडिया कितना था? वोडाफोन आइडिया भी देख लेते हैं। वोडाफोन आइडिया आउटफ्लो, वोडाफोन आइडिया आउटफ्लो, वोडाफोन आइडिया जो है आप देखें तो इनका आया था 1 पॉइंट, मतलब 1,900 करोड़, 910 करोड़ के आसपास। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका आउटफ्लो। अब अगर आपको रोल आउट नहीं करना है तो आप या तो लिक्विडिटी डैमेजेस दीजिए या स्पेक्ट्रम वापस कर दीजिए। अब दोस्तों मुद्दा ये है कि ऑपरेटर स्पेक्ट्रम वापस करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स को चाहिए कि इस स्पेक्ट्रम जो है ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहे, इसमें कोई रोल आउट ना हो और ये स्पेक्ट्रम वैसे का वैसे ही पड़ा रहे। क्योंकि अगर ये स्पेक्ट्रम डीओटी को वापस चला गया तो मैं आपको बताता हूं, दोनों भारती एंड वोडाफोन को करीब 40,000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यूएशन उनका कम हो जाएगा। 40,000 करोड़ अगर ये स्पेक्ट्रम भारती एंड रिलायंस जियो ने वापस कर दिया, सरकार ने ले लिया।
अब दोस्तों कैसे 40 और वोडाफोन को भी फर्क पड़ेगा, मतलब क्योंकि वोडाफोन का कैश एबिटा तो सिर्फ जो है 9,000 करोड़ है, उसको भी फर्क पड़ेगा, वो भी आपको बता दूं कितना फर्क पड़ेगा। तो ये स्पेक्ट्रम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इसमें भले ही सर्विसेज ना डिप्लॉय करें, ये स्पेक्ट्रम बैरन पड़ा होना चाहिए, क्योंकि बैरन पड़े होने से दोनों तीनों ऑपरेटर्स को जो है एंटरप्राइज वैल्यूएशन में फायदा हो रहा है। अब दोस्तों आपको मैं दिखाता हूं, जब ये ऑक्शन हो रहा था तो मैंने लिखा था कि विल 5G इम्पैक्ट एसयूसी, ये मैंने आर्टिकल लिखा था 25 अप्रैल 2022 में। यहां पे मैंने स्पेकुलेट किया था कि अगर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड को आप ऑक्शन करते हैं और अगर आपका वेट्स जो है, जो कि बाकी स्पेक्ट्रम का जो वेट्स हैं उसके मुकाबले 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का वेट्स जो है वो सेम रखते हैं, तो देखिए एसयूसी रेट जो है क्या कितना फर्क पड़ जाएगा। मैंने ये मान के चला कि 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम कोई ऑपरेटर लेगा और मान लीजिए कि उसके पास में 50 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अवेलेबल है अभी की तारीख में, तो जो वेटेड एवरेज फॉर्मूले के हिसाब से कि उनका अगर एसयूसी एग्रीगेटेड एसयूसी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज 3.5% है, तो 50 इंटू 3.5% प्लस 250 इंटू 0%, बिकॉज जो पैकेज आया था टेलीकॉम पैकेज उसके बाद में एसयूसी 0 हो गया था, फिर उसके बाद में 50 प्लस 250 से डिवाइड करेंगे तो 0.58 एसयूसी हो जाएगा। तो मैंने दिखाया था कि वे वेटेड एवरेज फॉर्मूले के कारण एसयूसी कितना कम हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो मैंने आर्टिकल किया था जो है ये ऑक्शन के जस्ट पहले, उसके बाद में मैंने एक आर्टिकल और किया था कि एक्चुअली कितना खर्चा ऑपरेटर ने उस स्पेक्ट्रम ऑक्शन में किया, मींस 2022 में, मींस उनको कितना पैसा एक्चुअली खर्चा करना पड़ा। तो अगर आप ये आर्टिकल देखें, इसके अंदर में ये आपको ये शीट नजर आएगा। इस शीट में आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप नीचे जाएंगे आपको दिखेगा एक्चुअली ये वाला शीट, कैलकुलेटिंग डीसीएफ वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लो। इसके अंदर में मैं ये एस्टिमेट कर रहा था कि भारती को सरकार ने 2,000 करोड़ दिए स्पेक्ट्रम खरीदने के लिए, और रिलायंस जियो ने 88,000 का स्पेक्ट्रम खरीदा था और अल्टीमेटली उन्होंने सिर्फ 46,000 करोड़ दिए सरकार को, जस्ट बिकॉज दे बॉट 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम। और वोडाफोन आइडिया ने जो है सिर्फ 6,000 करोड़ खर्चा किया, जबकि उनका जो है स्पेक्ट्रम ऑक्शन का जो खर्चा था वो था 18,800 करोड़। अब दोस्तों ये जो शीट मैंने दिखाया आपको, ये आपके सामने है, आप देखिए आपके सामने, ये भारती है, ये रिलायंस जियो है, ये वोडाफोन आइडिया है, ठीक है ना। और इसके अंदर में मैंने रेवेन्यू ग्रोथ सबका 7.2% माना है, और क्योंकि उस टाइम में इंटरेस्ट रेट जो है 7.2% था, तो मैं 7.2% से डिस्काउंट करूंगा। तो अब दोस्तों ऐसा है कि 20 साल का पेमेंट होता है, आपको पता है, तो ईयर नंबर 1 से लेकर ईयर नंबर 20 ये हो गया। ऑक्शन पेमेंट के जो ईयरली इंस्टॉलमेंट वो मैंने यहां पे कैलकुलेट करके रख दिया, और जो एसयूसी सेविंग था वो मैंने यहां पे इस कॉलम में कैलकुलेट कर दिया विदाउट एनी इंक्रीज इन रेवेन्यू, जस्ट टू शो कि पर ईयर द फर्स्ट ईयर में कितना स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज का सेविंग था वो 2,261 करोड़। और यहां मैंने इस कॉलम में मैंने रेवेन्यू को 7.2% से बढ़ा दिया, तो एसयू भी प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा। तो जो नेट ऑक्शन आउटफ्लो होगा इसका कॉलम ये हो गया, और इसका अगर मैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालूं तो आप देखिए डीसीएफ वैल्यू ऑफ द ऑक्शन इज -2136 फॉर भारती। सिमिलरली फॉर रिलायंस इट इज 46,513 करोड़ एंड वोडाफोन आइडिया का 6,000 करोड़। और मैं अगर रेवेन्यू को बढ़ा देता हूं और 10% कर देता हूं रेवेन्यू ग्रोथ को, देखिए डीसी मतलब भारती को सरकार ने 15,328 करोड़ पे किया स्पेक्ट्रम लेने के लिए, और रिलायंस को जो है, जो कि उन्होंने 88,000 खर्च किया था, 34,387 करोड़ का पड़ा टोटल स्पेक्ट्रम, और वोडाफोन आइडिया को सिर्फ पड़ा 2,266। तो एक्चुअली तो 10% नहीं होगा, तो जितना भी होगा, तो लेट मी गेट बैक टू 7.2%। और मैंने इसमें सेंसिटिव एनालिसिस भी करके रखा हुआ था कि उसके हिसाब से आपको दिखेगा कि एक्चुअली कितना स्पेक्ट्रम ऑक्शन को ऑपरेटर्स को पड़ा। तो मैं आपको इसको थोड़ा ब्लो करके दिखा देता हूं। ये मान लेते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ 1% है, रिलायंस जियो को कितना पड़ा 63,000 करोड़, और उन्होंने कितना खर्चा किया था 88,000 करोड़, और अगर 10% है, मैंने आपको बताया 34,000 करोड़ पड़ा, खर्चा उन्होंने किया था 88,000 करोड़। भारती को अगर 1% का रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो कितना पड़ा 15,000
865 करोड़, और अगर 10% उनका रेवेन्यू ग्रोथ होता है तो होता है आपका -15,000 करोड़, मतलब सरकार ने उनको पैसे दिए। और वोडाफोन आइडिया का भी आपको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कहानी। अब दोस्तों एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप सरस के वेबसाइट में जाएंगे, एक मिनट, लेट मी जस्ट गो टू द सरस वेबसाइट, उसमें आपको बड़ा इंटरेस्टिंग नजर आएगा। ये जो वेबसाइट है ये एक्चुअल बताता है लाइसेंस फी कैलकुलेशन एंड स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ट फ्रॉम FY22, और बहुत ग्रैनुलरिटी में ये डेटा है और बहुत ही एक्यूरेट डेटा है। October 3, 2025 तक ये डेटा अपडेटेड है। तो मैंने दोस्तों क्या किया, ये डेटा को मैंने अपने वेबसाइट के अंदर में आपको दिखाता हूं। मैं अपने वेबसाइट के अंदर में इस डेटा को मैंने अपलोड कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे, अगर मैं स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ट का निकालूं इसमें और FY26 25-26 देखूं, तो भारती ने अभी तक कितने पैसे पे किए, 479 करोड़ पे किए, जिसमें माइक्रोवेव GSM में उन्होंने 300 करोड़ पे किए, GSM मतलब एक्सेस स्पेक्ट्रम में करीब 82.4 करोड़ पे किए, ई बैंड में 81.2 करोड़ पे किए, और माइक्रोवेव बैकबोन स्पेक्ट्रम में 15.7% पे किए। सिमिलरली रिलायंस का भी नंबर आपके सामने है और वोडाफोन आइडिया का भी नंबर आपके सामने है, और BSNL को तो छोड़ दीजिए फॉर द टाइमिंग। अब दोस्तों ये सारे ईयर्स के लिए अवेलेबल है। यू कैन गो टू FY24-25, उसमें भी आपको ये नंबर्स नजर आएगा। अब कौन सा वाला जो है वर्टिकल इंपैक्ट हो रहा है आपके 26 गीगाहर्ट्ज बैंड से, वो ये वाला वर्टिकल GSM एंड CDMA वाला वर्टिकल। CDMA तो कुछ है नहीं, पर ये वाला जिसको बोलते हैं एक्सेस, बाकी इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो मैंने यही डेटा को इस एक्सेल शीट में एग्रीगेट कर दिया, जिससे आप एक शॉट में पूरा डेटा देख सकें। तो आपको दिखेगा भारती सामने, भारती का ये फाइनेंशियल नजर आएंगे, लाइसेंस फी नजर आएगा यहाँ पे उन्होंने कितना पे किया, और क्योंकि हमको पता है लाइसेंस फी इज 8% ऑफ AGR, तो मैं इसको 0.08 से डिवाइड करके AGR निकाल सकता हूं, और AGR का ग्रोथ इस कॉलम में नजर आएगा आपको। और मैंने एग्जैक्ट जो है उन्होंने स्पेक्ट्रम फी जो एक्सेस का जो GSM का उन्होंने कितना पे किया, और परसेंटेज ऑफ AGR वो कितना है। अब देखें FY22 में जस्ट बिफोर द ऑक्शन इट वाज 2.89%, और FY26 में ये गिर के 0.34% हो गया, और FY26 में 0.26% हो गया। तो डिफरेंस जो है फ्रॉम FY22 टू FY26 इज 263 बेसिस पॉइंट। अब रिलायंस जियो का जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दिखेगा 273 बेसिस पॉइंट, और वोडाफोन आइडिया का 209 बेसिस पॉइंट डिफरेंस। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और एब्सोल्यूट जो वैल्यू का जो गेन है, क्योंकि गेन का मतलब, क्योंकि ये 263 बेसिस पॉइंट का जो गेन है और ये कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर FY25 का है, तो एब्सोल्यूट सेविंग जो है वो 3,331 करोड़ भारती का रहा है, और रिलायंस जियो का रहा है 3,345 करोड़, और वोडाफोन आइडिया का 1,372 करोड़ रहा है। अब इसका अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 या 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरे DCF में कैलकुलेशन के हिसाब से आपने देखा होगा कि मैंने 7.2% का जो है डिस्काउंट फैक्टर लिया है, तो मोटा मोटा जो है 10, 11, 12 का मल्टीपल है। तो अगर आप देखें तो ये 40,000 करोड़ का एंटरप्राइज गेन है, वैल्यू गेन है, बिकॉज ऑफ द 26 गीगाहर्ट्ज बैंड। तो अगर 26 गीगाहर्ट्ज बैंड सरकार वापस ले लेती है, तो इन दो कंपनीज का वैल्यूएशन, भारतीय रिलायंस जियो का वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से कम हो जाएगा। तो मोटा मोटा मेरे को पता नहीं कि स्टॉक में कितना फर्क पड़ेगा, पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। मेरे को लगता है, मैंने किसी अपने एनालिस्ट दोस्त से बात किया था, वो इसने इतना तो बताया था कि 60 रुपए का भारती का स्टॉक का डाउन साइड इंपैक्ट हो जाएगा अगर ये स्पेक्ट्रम उन्होंने वापस ले लिया, बिकॉज एंटरप्राइज वैल्यूएशन इज वेरी वेरी हाई। और कैश एबिटा भारती का कितना है, करीब 85,000 करोड़। रिलायंस जियो का लगभग मेरे को एग्जैक्टली मालूम नहीं है, 60,000 करोड़ का है, और वोडाफोन आइडिया का जो है 9,000 करोड़ का कैश एबिटा है। तो कैश एबिटा के हिसाब से अगर आप परसेंटेज निकाले इसका, तो आपको दिखेगा सबसे ज्यादा इंपैक्ट वोडाफोन आइडिया को होने वाला है। मैं इसको Ctrl+C, Ctrl+V एंड Ctrl+V, तो आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया का 15.2% जो है, इतना जो दिस अमाउंट 1372 ऑफ 9,000 करोड़, रिलायंस जियो का है करीब 5.5% एंड भारती का करीब 4%। तो ये है मोटा मोटा दोस्तों कहानी कि 26 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड अगर वो रोल आउट नहीं करते और सरकार जो है वो ये स्पेक्ट्रम वापस ले लेती है, तो इन कंपनी को कितना नुकसान होने वाला है वो आपके सामने है।
क्या वो मैंने ऑलरेडी इस आर्टिकल में और ये जो है शीट आपके सामने इसमें आपको कैलकुलेट करके ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। और मैंने सेंसिटिविटी भी बता दिया है रेवेन्यू ग्रोथ का। क्यों रेवेन्यू ग्रोथ से फर्क पड़ेगा? बिकॉज रेवेन्यू जब ग्रोथ होगा तो एसयूसी इज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू, तो वो भी एब्सोल्यूट टर्म से जो है नंबर्स चेंज हो जाएंगे। तो ये है दोस्तों कहानी इसका। इसीलिए दोस्तों हो क्या रहा है कि रिलायंस जो है वो एलबीआर के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि वो नहीं चाहते इसके अंदर में आईएमटी का रोल आउट हो। क्योंकि आईएमटी का रोल आउट उनके हिसाब से बेस स्टेशन भी महंगा है और उसका हैंडसेट भी महंगा है। इसीलिए वो चाहते हैं इसके अंदर में कोई वाईफाई टेक्नोलॉजी, कोई सस्ती सी टेक्नोलॉजी लगा के इसको ब्लॉक कर दें। भले ही उनको रोल आउट ना हो, उनका कोई फायदा ना हो, यूबीआर तो वो कर ही रहे हैं, भले इसके अंदर में कोई एफडब्ल्यूए ना भी रोल आउट हो, अगर उन्होंने बेस स्टेशन भी ठोक दिया इस बैंड के अंदर में 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में, तो होगा क्या कि आप जो है इस बैंड को ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक अगर आपने कर दिया तो सरकार इसको वापस नहीं ले पाएगी, तो 40,000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यूएशन बच जाएगा आपका। आप समझ रहे हैं ना कि इसलिए क्यों इस पे इतना ज्यादा एलबीआर क्यों चल रहा है। भले ही कोई कमर्शियल लॉन्च ना हो, आपको सिर्फ बेस स्टेशन का खर्चा कम करना है, किसी तरह से बेस स्टेशन डिप्लॉय कर देना है, और उसके अंदर भले ही कुछ ना डिप्लॉय हो, कोई भी सर्विसेज डिप्लॉय ना हो, ये स्पेक्ट्रम फैलो रहना चाहिए ऑपरेटर्स के लिए। बस उनको दिखा देना है कि इसके अंदर में कमर्शियल डिप्लॉयमेंट हो गया है, और उसको फेलियर डिक्लेयर कर देना है कि भाई इसके अंदर में सर्विसेज जो है हम लॉन्च नहीं कर सकते, बहुत ही महंगा स्पेक्ट्रम है ये फ्रॉम ए डिवाइस पॉइंट ऑफ व्यू। बट इफ दे कंटिन्यू टू होल्ड दिस स्पेक्ट्रम for 20 years, they are actually creating very very large valuation for their companies. तो दोस्तों इसको बोलते हैं कि फ्रैक्चर्ड स्पेक्ट्रम ऑक्शन एंड लाइसेंस फी पॉलिसी। अगर आपका लाइसेंस फी एंड स्पेक्ट्रम ऑक्शन इस तरह से फ्रैक्चर्ड हो, तो आप ऐसे स्पेक्ट्रम लेके बैठ जाएंगे, सरकार को भी लाइसेंस का नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये सारा का सारा जो पैसा जो एसयूसी ड्रॉप हुआ है, मेरे हिसाब से करीब भारतीय वोडाफोन एंड रिलायंस जियो को मिला लीजिए तो करीब 9,000 करोड़ का जो है सालाना नुकसान है सरकार को रेवेन्यू का। ठीक है ना? तो ना स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन हुआ, ना सरकार को रेवेन्यू मिला, और जो आईएमटी को हटा के एलबीआर करने की स्ट्रैटेजी क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी तरह से डंडे लग जाए यहां पे वाईफाई के, और इसको यूटिलाइज दिखा दें। जैसे ही यूटिलाइज दिखा दें तो आपको रोल आउट ऑब्लिगेशन मीट करने की जरूरत नहीं है, और सरकार जो है आपको स्पेक्ट्रम असाइन्ड बेस्ड ऑन द ऑक्शन प्रोसेस मे बी विड्रॉन इन एडिशन टू इम्पोजिशन ऑफ एलडी, अगर आपने 52 वीक तक जो है कोई भी फेज का रोल आउट ऑब्लिगेशन मीट नहीं किया। तो सब विन विन फॉर एवरीबडी, आप समझ रहे हैं ना ऑपरेटर्स। तो 26 गीगाहर्ट्ज बैंड, दैट इज वाई फ्रेंड्स मैं हमेशा बोलता हूं हाई फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बैंड आप देख लीजिए 3.5 को देख लीजिए। 3.5 में भी जो है रिलायंस ये कह रहा है कि हम इसमें एफडब्ल्यूए नहीं कर पाएंगे बिकॉज सिमेट्री की प्रॉब्लम हो जाती है यहां पे बिकॉज ऑफ द हैंडसेट। अब उन्होंने सरकार ने क्या किया, ऑक्शन के अंदर में एक नया स्पेक्ट्रम बैंड लेके आ गई 6 गीगाहर्ट्ज बैंड और 26 ये आपका टीआरए का कंसल्टेशन के अंदर में ये डीओटी का डॉक्यूमेंट है, एनेक्स्चर है जो डीओटी ने टीआरए को शेयर किया है। अब देखिए जो है 6 गीगाहर्ट्ज बैंड भी है, 400 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड भी है। अब देखिए मतलब 6 गीगाहर्ट्ज इज 8,800 मेगाहर्ट्ज पैन इंडिया और जो है 26 गीगाहर्ट्ज बैंड इज 8,000। ये काहे के लिए रखा हुआ है यहाँ पे, क्या करने के लिए? ऑलरेडी एसयूसी कम हो गया है, यहाँ पे कोई सर्विसेज वैसे ही कोई डिप्लॉय नहीं करने, हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स है, बेस स्टेशन ज्यादा लगाने पड़ेंगे, हो सकता है डिवाइस अवेलेबल नहीं हो। तो ये स्पेक्ट्रम में ऑक्शन करके होने क्या वाला है मुझे बताइए। तभी तो मैं बोल रहा था इतने दिनों से कि 6 गीगाहर्ट्ज बैंड में जो वाईफाई वर्सेस आईएमटी की लड़ाई है, इट इज कंप्लीटली काउंटर इंट्यूटिव। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि ऑपरेटर्स अचीव क्या करना चाह रहे हैं। आप रिलायंस जियो को देख लीजिए, आईएमटी की लड़ाई करके इन्होंने स्पेक्ट्रम को रोक लिया और इन्होंने इसको ऑक्शन के लिए डाल दिया, और वाईफाई के लिए जो है सिर्फ 500 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम, वो भी अभी तक खुला नहीं है ना। और ये स्पेक्ट्रम इतना एक बार मैं एक वीडियो दोस्तों और बनाने वाला हूं ये बताने के लिए कि हमारा जो स्पेक्ट्रम स्ट्रैटेजी है वो इतना फ्लॉड है कि आप 6 गीगाहर्ट्ज बैंड को यूटिलाइज ही नहीं कर ही नहीं पाएंगे आपको, क्योंकि इस तरह से पीस मिल तरीके से जो स्पेक्ट्रम दे रहे हैं वो किसी भी, जिस तरह से 26 गीगाहर्ट्ज बैंड फैलो रह गया और आने वाले टाइम में फैलो ही रहेगा,
उसको पकड़ के रखने का पर्पस ये है कि 40,000 करोड़ का एंटरप्राइज वैल्यूएशन सेव करना। यही हाल 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का होगा। ये हमको दर्शाता है कि हमारा स्पेक्ट्रम पॉलिसी, ऑक्शन पॉलिसी कितना फ्रैक्चर्ड है, मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन कितना खराब है। लाइसेंसिंग स्ट्रक्चर के कारण ऑपरेटर्स बेस स्टेशन नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और जो हैंडसेट्स का इकोसिस्टम जो है, क्योंकि ये ग्लोबल इकोसिस्टम का पार्ट है हम, तो जो हमारे जो उपभोक्ता हैं वो हैंडसेट जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इतना पैसा चार्ज करना ऑपरेटर से, जब हमारा जो है डिस्पोजेबल इनकम नहीं है कंट्री के अंदर में, हमारा पर कैपिटा जीडीपी इतना कम है, ये किसी भी तरह से जो है सेंसिबल नहीं है। तो बहुत सारे डायनामिक्स है दोस्तों। मैं आपको कभी एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा ये बताने के लिए कि 26 गीगाहर्ट्ज बैंड के अंदर में एलबीआर करके कुछ नहीं हासिल होने वाला है। कोई भी सर्विसेज डिप्लॉय नहीं होगी इसके अंदर में, इसको सिर्फ रोकने की स्ट्रैटेजी हो सकती है, दैट्स ऑल। और मैं बताऊंगा क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों। ये टेक्निकल में आपको अलग से मैं समझाऊंगा एक वीडियो में। थैंक यू दोस्तों फॉर योर टाइम। आई विल कम आउट विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल द एंड।